हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं अपना रिसर्च मेथोडोलॉजी में। जब भी हम कोई रिसर्च काम करते हैं, पेपर्स लिखते हैं, उसके अंदर हमारा एक मेन टॉपिक आता है जो हमें रिसर्च करते टाइम भी ध्यान रखना चाहिए, दैट इज प्लेगियरिज्म। तो आज हम अपनी वीडियो में देखेंगे प्लेगियरिज्म होता क्या है। प्लेगियरिज्म नॉर्मली जो हमारे रिसर्चर्स होते हैं या जो भी पेपर वर्क कर रहे होते हैं वो क्यों यूज करते हैं, हमें उसे क्यों अवॉइड करना चाहिए, या फिर कितने तरीके के हमारे टाइप्स प्लेगियरिज्म अवेलेबल हैं। टाइप्स ऑफ प्लेगियरिज्म कौन कौन से होते हैं वो हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं दैट व्हाट इज प्लेगियरिज्म, कि आखिर प्लेगियरिज्म कहलाता क्या है, हमें क्यों इसे अवॉइड करना चाहिए, ये कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें हम कहते हैं कि जो हमारे रिसर्चर्स हैं, हमारे ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, या नॉर्मली डेली लाइफ में कोई बुक लिख रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई पेपर लिख रहे हैं, उसमें हम कब यूज करते हैं प्लेगियरिज्म। तो बेसिकली प्लेगियरिज्म क्या है? प्लेगियरिज्म इज द एक्ट ऑफ स्टीलिंग and passing of the ideas or words of another as one's own, या फिर using another productions without crediting the source। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, लेट्स से मैंने कोई काम नहीं करा, मेरे को कोई पेपर लिखना था, मेरे को कोई एक, मैं कह रही हूँ मेरे को एक पैराग्राफ का ही कोई मेरे को, मैं कह रही हूँ मेरे को एक टॉपिक पे कोई ऐसे लिखना था, किसी भी टॉपिक पे लेट्स से, मेरे को उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, मेरे से कह दिया गया कि भाई आपको आधे घंटे में कोई ऐसे लिख कर देना है किसी टॉपिक पे। मैंने क्या करा, मैंने नेट पे खंगाला, चैट जीपीटी यूज करा, या किसी और का ऐसे मुझे ऑनलाइन मिल गया, मैंने उसी में थोड़े बहुत चेंजेस कर करा के ये एज इट इज उसी के लाइन उठा उठा के कोई सी लाइन कहीं से उठा दी, कोई सी लाइन कहीं से उठा दी, और मिक्स करके एक ऐसे बना के मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैंने क्या करा, मेरे वो खुद के आइडियाज नहीं थे, मेरे वो खुद के वर्ड्स नहीं थे, मैंने सिंपली नेट पे से किसी और के वर्ड्स उठाकर कॉपी पेस्ट कर लिए अपने उसमें। और मैंने जब ऐसे लिखा, मेरे से पूछा गया कि आपने खुद से लिखा, मैंने बोल दिया हाँ मैंने खुद से लिखा। इन शॉर्ट मैंने किसी और के वर्ड्स, किसी और के आइडियाज को यूज कर लिया, लेकिन उसका क्रेडिट मैंने उसे नहीं दिया। मैंने क्या बोला कि ये मेरा खुद का लिखा हुआ है। यही एक्ट कहलाता है प्लेगियरिज्म। अगर हम डेली लाइफ में इस तरीके के कामों में यूज करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात नहीं समझी जाती। लेकिन लेट्स से हमें कोई रिसर्च पेपर लिखना था, हमें कोई बुक लिखनी थी, हमें कोई कुछ भी मीन्स आर्टिकल है, कोई बुक है, कोई रिसर्च पेपर है, कुछ इस तरीके का काम जब हमें पब्लिश करना होता है तो ये प्लेगियरिज्म बहुत बड़ी चीज होती है। हम लोगों से बोला जाता है कि आपके पेपर के अंदर, लाइक हम कोई कॉन्फ्रेंस पेपर सबमिट करते हैं, हम लोगों से कहा जाता है कि आपके पेपर के अंदर मिनिमम 10% फ्लैग होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कि हाँ भाई ठीक है, 10% आपने कहीं ना कहीं से ले ला के चलो ठीक है यूज कर लिया, बट ऐसा ना हो आपने सारा का सारा ही उससे उठाकर लिख डाला, तो वो आपका एक प्लेगियरिज्म कहलाता है, जिसके ऊपर आपका पेपर रिजेक्ट कर दिया जाता है। इवन अगर लेट से पब्लिश हो गया किसी भी तरीके से और बाद में पता चला कि उस पेपर के अंदर इतना ज्यादा प्लेगियरिज्म आया, तो आपको वो पेपर हटा तक दिया जाता है पब्लिकेशन से। तो दिस इज द दिस इज द पॉइंट, कि मीन्स हमें क्या करना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए कि अगर हम किसी और के वर्ड्स, किसी और के आइडियाज यूज भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट हम उसे क्रेडिट दें, जिसे हम बोलते हैं साइटेशन। पेपर में हम साइटेशन को यूज करते हैं, ठीक है, रेफरेंसेस देते हैं कि हाँ भाई ये आइडिया हमने यहाँ से उठाया है, ये वर्ड्स हमने यहाँ से उठाए हैं। हम कोई नंबर देते हैं कि भाई आज के टाइम में कैंसर रेट से इतने परसेंट बढ़ गए हैं, तो हमने वो परसेंटेज जो लिखा वो भी किसी ना किसी सोर्स से लिखा होगा, तो हम उसे साइट कर देते हैं अपने पेपर में। So basically plagiarism होता क्या है, reusing your own work without proper citation is also considered as plagiarism। अच्छा, plagiarism का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि मैंने किसी दूसरे का आइडिया उठा के खुद के नाम से पब्लिश कर दिया। मैं कह रही हूँ मैंने अभी एक महीने पहले कोई कॉन्फ्रेंस पेपर लिखा था, अब मैं इस महीने फिर से कोई कॉन्फ्रेंस पेपर लिखने वाली हूँ। मैंने क्या करा, अपने पुराने पेपर में से ही कंटेंट उठा कर डाल दिया, मैंने अगेन कोई साइटेशन नहीं दिया, वो भी प्लेगियरिज्म कहलाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो अपना ही काम को दोबारा यूज करा है। अरे आपने यूज तो कर लिया ना दोबारा, चाहे अपना काम हो चाहे किसी और का काम हो, वो प्लेगियरिज्म ही कहलाएगा। अगर आप कोई ऑलरेडी काम पब्लिश्ड है, कोई वर्ड्स पब्लिश्ड है, कुछ भी सोर्स पब्लिश्ड है, अगर आप पब्लिश्ड सोर्स को यूज कर रहे हो तो आपको साइटेशन देना ही पड़ेगा, अदरवाइज वरना वो प्लेगियरिज्म कहलाता है। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी कंसिडर्ड एज प्लेगियरिज्म। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन सी चीज प्लेग के अंदर आती हैं। पहला, कोट करना। अगर आप कोई कोटेशन डबल कोट्स में लिख रहे हो, इट मीन्स
वो आपका प्लेगियरिज्म है जब तक आप उसे साइट नहीं करते। पैराफ्रेज करना, पैराफ्रेज का करने का मतलब होता है आपने किसी के वर्ड्स उठाए लेकिन उन्हें चेंज कर दिया, उनकी फॉर्म चेंज कर दी, एक्टिव टू पैसिव कर दिया, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कर दिया, कुछ भी मीन्स उसके सिनोनिम्स वगैरह यूज कर करके आपने पैराफ्रेज करके डाल दिया। समराइज कर दी इन्फॉर्मेशन, समराइज इन्फॉर्मेशन मतलब लेट्स से मैंने चैट जीपीटी से किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे एक पैराग्राफ लिया, वो पैराग्राफ था 200 वर्ड्स का, मैंने उसे समराइज करके 100 वर्ड्स में लिख दिया, वो भी आपके प्लेगियरिज्म में आता है। बेसिकली आप जब तक किसी भी सोर्स को साइट नहीं करोगे और आप उसे यूज करते चलते जा रहे हो, वो सारी चीजें आपके प्लैग के अंदर आती हैं। दूसरा, यूजिंग आइडियाज और मेथड्स फ्रॉम ए सोर्स विदाउट साइटिंग इट, कि आपने क्या करा, किसी सोर्स से कोई आइडियाज उठा लिए, कोई मेथड्स उठा लिए और उन्हें आपने साइट नहीं करा, दैट इज प्लेगियरिज्म। आपने क्या करा, सोर्स से वर्डिंग्स उठा ली, उसे साइट भी कर दिया, लेकिन उस टेक्स्ट को अपने कोटेशन मार्क्स में नहीं डाला, दैट इज प्लेगियरिज्म। आपने, मैंने कहा किसी ने एग्जैक्ट, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, उनका एक उनका सेंटेंस है जो उन्होंने बोला था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक, आपने लेट से आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो, आपने उसमें उसे डाल दिया कि हाँ भाई हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने ये डाला था, आपने उसे साइट भी कर दिया, लेकिन अगर आपने उसे डबल कोट्स में नहीं लिखा तो भी, डबल कोट्स मतलब ये जो आपके फिगर में दिख रहे हैं ये चीज, ठीक, तो वो भी आपका प्लेगियरिज्म के अंदर आ जाता है। क्लोज पैराफ्रेजिंग विदाउट साइटिंग द सोर्स, अगेन मीन आपने पैराफ्रेजिंग कर दिया, ज्यादा सिनोनिम्स यूज नहीं करे, बस एक्टिव टू पैसिव, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करके इस तरीके की पैराफ्रेजिंग कर दिया और साइटिंग नहीं करी, दैट इज अगेन प्लेगियरिज्म। तो ये सारे कुछ केसेस होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो, कॉन्फ्रेंस पेपर लिख रहे हो, जनरल आर्टिकल लिख रहे हो, रिसर्च पेपर लिख रहे हो, बुक लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, एनीथिंग एल्स, these all comes under the plagiarism cases. I hope clear हुआ होगा। Next is why the people use plagiarize, why the people plagiarize, कि आखिर people plagiarism को यूज ही क्यों करते हैं, वो अपना खुद से काम क्यों नहीं लिखते। इसके भी कुछ केसेस हो सकते हैं, हो सकता है किसी को इंटरेस्ट ही ना हो, डिसइंटरेस्ट इन रिसर्च, किसी को जबरदस्ती रिसर्च फील्ड में डाल दिया गया कि नहीं तुम्हें ये करना ही है, करना ही है, करना ही, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है रिसर्च कैसे करते हैं, उसे नहीं इंटरेस्ट खुद से लिखने करने में, तो उस केस में वो क्या करेगा, प्लेगियरिज्म का यूज करेगा ही करेगा। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कंसिक्वेंसेस ऑफ प्लेगियरिज्म मींस आपको पता ही नहीं है कि अगर हम प्लेगियरिज्म का यूज कर रहे हैं तो होगा क्या, उसके कंसिक्वेंसेस क्या निकल कर आएंगे, आपको नहीं पता। आप कह रहे हो कुछ नहीं होता, आप करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, आपको नहीं पता लेट से अगर आपका पेपर पब्लिश हो गया और अगर उसमें प्लैग होगा तो वो रिमूव भी कर दिया जाएगा, आपको नहीं पता कि आपका पेपर रिजेक्ट हो जाएगा, आपको कंसिक्वेंसेस नहीं पता उसके, आप फिर भी बस प्लैग यूज करे जा रहे हो। थर्ड वन इज लैक ऑफ साइटिंग एंड पैराफ्रेजिंग स्किल्स, मीन्स आपको साइट करना नहीं आता अच्छे से, आपको पैराफ्रेजिंग स्किल्स नहीं आती कि हाँ भाई अगर आप किसी का यूज भी कर रहे हो तो उसे पैराफ्रेज किस तरीके से करना है आपको नहीं पता, तब प्लेगराइज कर लेते हैं। inadequate language and general writing skills, आपको राइटिंग स्किल्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता कि हाँ भाई किस तरीके से लिखना होता है, किस तरीके से लैंग्वेज यूज़ करनी होती है, फॉर्मल लैंग्वेज होती है, इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है, आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है, उस केस में पीपल क्या करते हैं, प्लागियरिज्म का यूज़ कर लेते हैं। लैक ऑफ आइडियाज मीन्स लेट से जिस टॉपिक पर लिखने के लिए दिया गया है उसका आइडिया ही नहीं है कि उस टॉपिक में क्या है, क्या होता है, कैसे होता है, तो भाई ऑब्वियसली बात है जब आपको आइडियाज ही नहीं है, आपको डेटा ही नहीं है आपके पास, तो आप क्या करोगे, जो ऑलरेडी पब्लिश सोर्सेज हैं उनसे डेटा को उठा के आप यूज करोगे ही करोगे। नेक्स्ट वन इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लेगरिज्म, अभी तक हमने ये देख लिया प्लेगरिज्म होता क्या है, यूज क्यों करते हैं और किस किस केसेस में यूज करा जाता है। अब हम देखेंगे प्लेगरिज्म भी कितने तरीके के होते हैं, तो देखो यहाँ पे कुछ हमारे टाइप्स मेंशन है, जैसे कि डायरेक्ट प्लेगरिज्म, सेल्फ प्लेगरिज्म, मोज़ैक प्लेगरिज्म जिसे हम पैच राइटिंग भी कहते हैं, एक्सीडेंटल, पैराफ्रेजिंग, सोर्स बेस्ड, ट्रांसलेशन एंड इनकरेक्ट, ये हमारे कुछ टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म है, इन्हें हम एक एक करके देखेंगे अभी आगे इसी वीडियो में कि हाँ डायरेक्ट प्लेगरिज्म क्या है, मोज़ैक प्लेगरिज्म क्या है, इनकरेक्ट साइटेशन क्या है, एक एक करके सारे देखेंगे। तो आगे चलते हैं हम अपनी वीडियो में। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट प्लेगरिज्म, कि डायरेक्ट प्लेगरिज्म क्या होता है, देखो
इसके अंदर पहले एक डेफिनेशन लिखिए, फिर एक एग्जांपल है। तो होता क्या है, रिसर्चर टेक्स मैन्युस्क्रिप्ट और स्टडी दैट समवन एल्स क्रिएटेड एंड सबमिट्स इट अंडर हिज और हर नेम। मींस मैंने क्या करा, लेट से मैं अगर अपनी बात करती हूँ, मेरे को एक पेपर पब्लिश करना था, मेरा तैयार नहीं था, किसी और ने पेपर तैयार कर लिया, मैंने क्या करा, उसी का आर्टिकल लिया और अपने नाम से उसे पब्लिश कर दिया। मैंने ना उसमें कोई चेंजेस करे ना कुछ करे, बस किसी और के आइडिया को, किसी और की मैन्युस्क्रिप्ट को, किसी और की स्टडी को लेकर अपने नाम से सबमिट कर देना। दैट इज डायरेक्ट प्लेगियरिज्म। कि मुझे नहीं, मैंने उसमें एक माइन्यूट चेंज तक नहीं करा। रिसर्चर कॉपीज एन एंटायर रिसर्च आर्टिकल ऑफ समवन एल्स एंड पब्लिशेस इट इन हिज और हर नेम। किसी और का आर्टिकल मिला, मैंने उसे उठाया और अपने नाम से उसे पब्लिश करा दिया। दैट इज डायरेक्ट प्लेगियरिज्म। ठीक है, मीन्स 100% प्लैग हो गया कि मैंने उसमें माइन्यूट सा भी चेंज नहीं करा, मैंने कोई मेहनत नहीं करी, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके पब्लिश करा दिया। ठीक है, तो इस तरीके के केसेस में क्या होता है, बेसिकली इस तरीके के केसेस में ना आपको कई बार सस्पेंशन मिल जाता है कि अब आप अगले 3 साल तक आप गाइड नहीं बन सकते किसी के। ठीक है, आप अगले 3 साल तक कुछ पब्लिश नहीं करा सकते। मीन्स कुछ इस तरीके से कुछ इसमें आपकी पनिशमेंट्स आपको मिलती हैं। सेकेंड वन इज मोज़ैक प्लेगियरिज्म, जिसे हम पैच राइटिंग भी बोलते हैं। तो मोज़ैक प्लेगियरिज्म क्या है, देखो, मोज़ैक प्लेगियरिज्म इन्वॉल्व्स टेकिंग फ्रेजेस, sentences or sections from various sources and piecing them together to create a new text, often without proper citation. अब इस केस में मैंने क्या करा, मेरे को वही अगेन, मेरे को एक ऐसे लिखना था किसी टॉपिक पे, मैंने एक लाइन कहीं से उठाई, दूसरी लाइन कहीं से उठाई, तीसरी लाइन कहीं से उठाई, चौथी लाइन कहीं से उठाई, ऐसे कर करके फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक मैंने अगर 10 लाइन लिखी है तो मैंने 10 लाइन 10 सोर्सेस से उठाई, उन सबको कंबाइन करा, एक नया से ऐसे बन गया और मैंने कोई साइटेशन नहीं करा और मैंने उसे पब्लिशिंग के लिए दे दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, मैंने एक ही जगह से सारा कंटेंट उठा के पब्लिश को दे दिया था। बट यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मेहनत क्या कर ली, एक जगह से न उठा के, अगर मैंने अपने आर्टिकल में 10 लाइन लिखी है तो मैंने 10 लाइंस का पैराग्राफ, 10 लाइंस को मैंने 10 जगह से उठाया है और उनको कंबाइन कर दिया सो दैट वो एक नया टेक्स्ट लगे, और ना ही कोई साइटेशन दी। दैट इज बेसिकली पैच राइटिंग, जिसे हम मोज़ैक प्लेगियरिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सीडेंटल प्लेगियरिज्म। एक्सीडेंटल प्लेगियरिज्म का मतलब क्या होता है, दिस अकर्स व्हेन अ पर्सन अनइंटेंशनली uses someone else's work or ideas without proper citation due to negligence or lack of awareness about plagiarism rules. Means मैंने जानबूझकर किसी का डेटा यूज नहीं करा। भाई ठीक है, मेरे को कोई आर्टिकल लिखना था, मैंने सोर्सेज ढूंढने शुरू करे कि अच्छा इसके अंदर क्या क्या लिखा जा सकता है, मेरे को किसी की कोई लाइन अच्छी लगी, कोई फ्रेज अच्छा लगा, कोई टेक्स्ट अच्छा लगा, मैंने यूज कर लिया अपने काम में। बट मुझे अवेयरनेस ही नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था कि भाई अगर मैं किसी का डेटा यूज कर रही हूँ तो यहाँ पे फ्लैग भी आ सकता है। मुझे पता ही नहीं था कि इस कंटेंट को मुझे साइट भी करना है। मैं जब अनइंटेंशनली मैं किसी का काम यूज कर जाऊँ, क्यों, क्योंकि मेरे को अवेयरनेस नहीं थी कि भाई फ्लैग के क्या रूल होते हैं, मुझे अवेयरनेस नहीं थी कि साइटेशन कैसे करा जाता है। तो ये कहलाता है हमारा एक्सीडेंटल प्लेगियरिज्म। मींस हमने गलती से फ्लैग कर लिया, गलती से प्लेगियरिज्म कर लिया, हम करना नहीं चाहते थे, हमें तो पता भी नहीं था कि ऐसा करना प्लेगियरिज्म के अंदर आता है। एग्जाम्पल भी देखो, ये लिखा है, A writer paraphrases an idea from a source and fails to cite it. मीन्स उसे पता नहीं था कि अगर मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो मुझे इसे साइट करने की नीड थी। गलती से हम किसी के कंटेंट को यूज कर लेते हैं जब, दैट इज एक्सीडेंटल प्लेगियरिज्म। आगे चलते हैं, फोर्थ वन इज पैराफ्रेजिंग प्लेगियरिज्म। पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है when someone rephrase someone else's work or ideas without proper attribution even though content is not copied verbatim. मीन्स अगेन मेरे को कोई कुछ काम लिखना था, मैंने क्या करा, उसे पैराफ्रेज करना शुरू कर दिया कि ठीक है भाई मैं क्या कर रही हूँ, मैं एज इट इज लाइन नहीं उठा रही, मैं इस लाइन को तोड़ मड़ोड़ के दूसरी लैंग्वेज में कर करा के लिख दूंगी। एक्टिव में लिखी थी, मैं उसे पैसिव में करके लिख दूंगी, डायरेक्ट स्पीच में थी, मैं उसे इनडायरेक्ट स्पीच में करके लिख दूंगी। मीन्स मैं पैराफ्रेज कर रही हूँ, काम वही उठा रही हूँ जो सोर्स ने लिख रखा है, बट उसी को बस तोड़ मरोड़ के लिख रही हूँ। अब तोड़ मरोड़ के लिखना चाहे आप उसे ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, बात तो एक ही है। मैंने यूज तो करा है प्लेगियरिज्म, लेकिन मैं उसे क्या कर रही हूँ, साइट भी नहीं कर रही हूँ, उसे क्रेडिट भी नहीं दे रही हूँ। दैट इज बेसिकली पैराफ्रेजिंग प्लेगियरिज्म। मीन्स ये कहा जाता है कि अगर पैराफ्रेज कर भी रही हो तो इस तरीके से करो कि प्लेगियरिज्म के अंदर ना आए।
ठीक है, सिनोनियम्स यूज करो, कुछ कंटेंट अपना डालो, कुछ वर्ड्स अपने डालो, तब कहते हैं कि हाँ आपने प्रॉपर पैराफ्रेजिंग करी है, आपने प्लेगियरिज्म नहीं करा, आपने पैराफ्रेजिंग करी है। ठीक है, नेक्स्ट वन है सोर्स बेस्ड प्लेगियरिज्म। सोर्स बेस्ड प्लेगियरिज्म का मतलब होता है रिसर्चर मेंशंस अ सोर्स दैट इज नॉट एक्यूरेट और डज नॉट इवन एग्जिस्ट। मीन्स आपने किसी का कंटेंट यूज करा, आप साइटेशन भी कर रहे हो, आप उसे सोर्स को मेंशन भी कर रहे हो, लेकिन आपने क्या करा, आपने एक ऐसा सोर्स मेंशन कर दिया जो एक्यूरेट नहीं है, या फिर आपने एक ऐसा साइटेशन दे दिया जो एग्जिस्ट भी नहीं करता। कई बार ऐसा होता है, हम लोग जब साइट करने जाते हैं, हमारे पास अलग अलग साइटेशन के मेथड्स होते हैं, लाइक MLA फॉर्मेट में करना है, ALA फॉर्मेट में करना है, ठीक है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं हमारे साइटेशन करने के। हम लोग कई बार गलत यूज कर जाते हैं, हमने ऑथर्स के नाम स्किप कर दिए, हमने DOI स्किप कर दिया, हमने आर्टिकल नेम स्किप कर दिया, मीन्स इनएक्यूरेट साइटेशन दे दिया कि जब भी कोई वेरीफाई करना जाएगा, पता चले जिसको हमने साइट कर रखा है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा सोर्स बेस्ड प्लेगरिज्म, जब हम साइटेशन अच्छे से नहीं देते। नेक्स्ट वन इज ट्रांसलेशन प्लेगरिज्म। ट्रांसलेशन प्लेगरिज्म का मतलब क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसलेटिंग another person's work into different languages without proper attribution and then presenting it as your own. Means अगर मैं एग्जाम्पल की सीधा बात करती हूँ, someone takes an article in Kannada, translates it to English and submit it as their own work without crediting the original author. आज के टाइम में आप देख रहे हो जो टीवी शोज आते हैं, जिसे हम डेली सोप्स बोलते हैं, टीवी सीरियल्स, उनमें आज के टाइम में यही होता है कि किसी और लैंग्वेज में कोई सीरियल आया हुआ होता है, टीवी सीरियल्स हिंदी लैंग्वेजेस वाले क्या करते हैं, उस सीरियल को उठा लेते हैं, उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके और अपना नया सीरियल बनाकर टीवी पे कर देते हैं पब्लिश। तो उससे क्या हुआ, वो पता चल जाता है कि हाँ भाई ये सीरियल तो उस लैंग्वेज में जो है पहले आ चुका है, ये तो भैया उसी की 2 कॉपी है, हम इसे नहीं देखेंगे, ये अच्छा नहीं है, 2 कॉपी करी हुई है, ये तो होता है। तो वही कहलाता है ट्रांसलेशन प्लेगरिज्म, कि आपने कोई आर्टिकल उठाया, लेट से वो किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ था, आपने सिंपली उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करा और अपने नाम से पब्लिश कर दिया। दैट इज अगेन प्लेगरिज्म, कि आपने क्या करा, लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर लिया। भाई भले ही लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर लिया, लेकिन आइडिया, कीवर्ड्स, नोट्स तो वही है, आइडिया तो वही है जो यूज करा गया है पहले। सो दैट इज अगेन प्लेगरिज्म। लास्ट वन इज इनकरेक्ट साइटेशन। इनकरेक्ट साइटेशन का मतलब अगेन वही कि जब आप सोर्स को साइट कर रहे हो तो आपने लेट से उसके नेसेसरी इंफॉर्मेशन को ही स्किप कर दिया। जैसे देखो, एक साइटेशन ये है, ठीक है, इसमें क्या क्या आ गया, इसमें ऑथर का नाम आ गया, इसमें ईयर आ गया, इसमें लिख दिया बस यूज ऑफ दिस, यहाँ पे ये इसके पेज नंबर दे दिए, जनरल का नाम दे दिया, ये दे दिया, लेकिन मैं कह रही हूँ प्रॉपरली इसमें बताया नहीं गया, इसकी DOI नहीं दिया गया। ठीक है, प्रॉपरली मीन्स मैं कह रही हूँ अभी भी इसमें कुछ पार्ट जो है स्किप हो गए, आपने सारे ऑथर्स का नाम नहीं लिखा, ठीक है, आपने प्रॉपरली नहीं बताया कि इसका DOI क्या है क्या नहीं है, ठीक, आपने प्रॉपरली कोई इसका लिंक नहीं दिया जिसके थ्रू हम इस पर जा सकें। तो इनकरेक्ट साइटेशन का मतलब होता है जब हम गूगल स्कॉलर वगैरह के थ्रू साइट करते हैं, तो हमने क्या करा, कुछ साइटेशन में कुछ पार्ट्स को स्किप कर देते हैं, हम नहीं बताते एग्जैक्ट डेट क्या है जिस दिन ये पब्लिश हुआ। तो जब हम साइटेशन देते हैं टाइम ही मिस्टेक कर जाते हैं, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर प्लेगियरिज्म। बीस, ये भी कहा जाता है कि कई बार तो क्या हुआ, गलती से हो गया, लेकिन कई बार हमने क्या करा, जानबूझकर साइटेशन गलत दे दी जिससे कि सोर्स ना पता चलता है। सो दैट इज ऑल्सो प्लेगियरिज्म। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, आज की वीडियो में हमने देखा प्लेगियरिज्म होता क्या है, प्लेगियरिज्म लोग यूज क्यों करते हैं और क्यों हमें इसे अवॉइड करना चाहिए, और प्लेगियरिज्म के टाइप्स क्या क्या होते हैं। इसी की अभी हम एक नेक्स्ट वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम देखने वाले हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या रहते हैं हमारे प्लेगियरिज्म के, कि अगर हमने प्लेगियरिज्म यूज कर लिया तो उससे क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स आ सकते हैं, और कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं कि हाँ देखो, या फिर कौन कौन से हमारे सॉफ्टवेयर्स आज के टाइम में अवेलेबल हैं जिसके थ्रू प्लेगियरिज्म को चेक करा जाता है। सो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।